गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर है उसकी रिवीजन क्लास ले रहा हूँ। बट जब भी आप जीएसटी पढ़ो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आज कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए कोई नथिंग बिफोर कॉफी एक शॉप है, नथिंग बिफोर कॉफी सेल करता है, मान लो 10 लाख रुपए की सेल करता है और उसके जो भी एक्सपेंसेस है मान लो वो 6 लाख रुपए के खर्चे हैं, उसका प्रॉफिट कितना आया? 4 लाख। तो नथिंग बिफोर जो कॉफी है ना, इस 4 लाख पे क्या देगा? इनकम टैक्स। इसके लिए उसको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, इनकम टैक्स होता है ना, वो तो प्रॉफिट पे लगता है। और जो ये सेल होती है ना नथिंग बिफोर कॉफी की, अगर नथिंग बिफोर कॉफी 5 कंडीशन पूरी कर दे, हम नथिंग बिफोर कॉफी बोलो या मैन्युफैक्चरर बोलो, कोई ट्रेडर बोलो, होलसेलर बोलो, रिटेलर बोलो, सर्विस प्रोवाइडर बोलो, कोई भी आदमी अगर 5 कंडीशन पूरी कर देता है तो बताइए उस पर जीएसटी लगता है। पहली कंडीशन है कि आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो यही होता है, गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं, उसकी सप्लाई होनी चाहिए। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो बताता है सप्लाई किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो ये बताता है कि सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में हुई या नहीं हुई। अच्छा, तो पहले तो इंडिया में होनी चाहिए। फिर ये बताता है कि अगर इंट्रा है, सप्लाई का नेचर इंट्रा है, तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। और अगर सप्लाई का नेचर इंटर है तो बताओ क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सप्लाई कहाँ हुई, विद इन द स्टेट हुई या आउटसाइड द स्टेट हुई, क्योंकि टैक्स का जो नेचर होगा बच्चे वो अलग हो जाएगा। इसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई, वो आपको बताएगा कि सप्लाई इंट्रा है या सप्लाई इंटर है। तो अगर हम सीजीएसटी एक्ट की बात करते हैं तो इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा और इंटर होगा तो आईजीएसटी लगेगा। चौथी कंडीशन है पर्सन टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। मतलब आपका गुड्स भी था, सप्लाई भी थी, टैक्सेबल टेरिटरी में भी थी, बट आपका टर्नओवर कम है तो जो जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो आपका टर्नओवर ज्यादा है लेकिन वो गुड्स और सर्विस जो थी वो लॉ में एग्जेम्प्ट कर रखी है, जैसे डॉक्टर की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, स्कूल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, तो आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें नहीं आना चाहिए। अगर ये पांचों बातें पूरी हो गई इसका मतलब आप जीएसटी में रजिस्ट लाइबल हो, मतलब यू आर द टैक्सेबल पर्सन। तो आपको एक तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, समय पे क्या काटनी पड़ेगी? इनवॉइस काटनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को टैक्स का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको रिटर्न भरना पड़ेगा और आपको रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे और आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। ठीक है। और कुछ पेमेंट्स पे आपको टीडीएस और टीसीएस भी काटना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपके थ्योरेटिकल चैप्टर आते हैं। और इनवॉइस के साथ आपको ई वे बिल भी इशू करना पड़ेगा, है ना। आजकल ई इनवॉइस भी इशू करनी पड़ेगी। और रिटर्न के साथ आजकल क्यूआरपीएम स्कीम भी फोर्स में, क्यूआरपीएम स्कीम, तो ये आपको काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। तो यहां से तो पता चलता है कि किसी आदमी पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटी क्या करनी पड़ेगी? पूरी करनी पड़ेगी। नाउ उसके बाद जो हमारा जीएसटी में प्रैक्टिकल होता है, हाउ टू डिस्चार्ज योर टैक्स लाइबिलिटी। जैसे इनकम टैक्स में हम टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं, जीएसटी में हमारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के दो मेथड है। या तो हम नॉर्मल स्कीम में चले जाए या हम कंपोजिशन स्कीम में चले जाए। जो नॉर्मल स्कीम वाला होता है वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेगा, मतलब सेल, और सेल पे जीएसटी लगाएगा जिसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स लेस करेगा जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। और ये जो रिमेनिंग होता है वो सरकार को पे करेगा, है ना।
वैल्यू कैसे निकालते हैं वो 15 बताता है प्लस रूल्स बताता है। आईटीसी कब मिलती है कब नहीं मिलती वो सेक्शन 16 से 18 बताता है। अच्छा, जो कंपोजिशन स्कीम वाला होता है, कंपोजिशन स्कीम में सारे लोग नहीं जा सकते, कुछ कंडीशंस होती है तभी आप जा सकते हो। कंपोजिशन वाला अपनी लाइब्रेरी कैसे डिस्चार्ज करता है, टर्नओवर का नोटिफाइड परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करता है, ना तो उसको कोई आउटपुट लगाना किसी सेल पर, ना उसको आईटीसी मिलेगी। तो बच्चों, हमारे ये जीएसटी 3 प्रकार में बटा हुआ है। लगेगा या नहीं लगेगा, नंबर 1। लगेगा तो आपको क्या क्या लॉ में फॉलो करना है और कितना लगेगा, और अब कौन पे करेगा, व्हेन विल पे, नंबर 1। और हु विल पे, कौन पे करेगा और कब पे करेगा। हु विल का मतलब है सप्लायर पे करेगा, सप्लायर। लेकिन करीब 30 केस ऐसे होते हैं जहां रिसिपेंट पे करता है, जिसको हम बोलते हैं आरसीएम। और 4-5 केस ऐसे होते हैं जहां पे इको पे करता है, इको। तो कौन पे करेगा, नॉर्मली सप्लायर पे करेगा, पर नोटिफाइड केस में या तो रिसिपेंट पे करेगा या इको पे करेगा। जब ये पे करेंगे तो मान लो जैसे यही सप्लायर है, यही पे करेंगे। कब पे करेगा, कब पे करेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब आप कब जीएसटी पे करने के लिए सरकार को क्या हो, लाइबल हो। तो बच्चों, ये जो चैप्टर होता है ना, ये इनवॉइस के साथ पढ़ा जाता है, इनवॉइस के साथ। तो आइए मैं आज आपको सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई बता रहा हूं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखो, 2 तरह के व्यापारी होते हैं। एक होता है गुड्स का व्यापारी, एक होता है सर्विस का व्यापारी, है ना। गुड्स का व्यापारी सरकार को कब टैक्स पे करने के लिए लायबल माना जाएगा, मतलब कौन सी ऐसी बैल है जिसके बजने से सरकार बोलेगी नाउ यू आर लायबल टू पे जीएसटी। मान लो वो बैल बजी 15 जुलाई को, तो जिस दिन भी वो बैल बजी, वो महीना जो खत्म होगा, वो महीना खत्म होगा 31 जुलाई को, उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको सरकार को पे करना है, नहीं तो सेक्शन 50 में 18% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको बताना है, टाइम ऑफ सप्लाई को हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी बोलते हैं। मीन्स वो कौन सी घटना है, वो कौन सा दिन है जिस दिन आप ये माने जाओगे कि नाउ यू आर लाइबल टू पे फॉर जीएसटी। और फिर सरकार, जैसे मान लो वो घटना घटी 10 जुलाई को, तो सरकार आपको समय देती है कि आप 10 जुलाई को पे कर दो, 31 जुलाई तक पे कर दो, या भाई साहब 20 अगस्त तक पे कर दो। अगर आपने यहां भी पे नहीं किया ना, तो नाउ तुम पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब व्हेन सप्लायर विल लाइबल टू पे जीएसटी। तो बताइए, अगर आपको गुड्स के व्यापारी हो तो गुड्स के लिए हमको सेक्शन 12 देखना होता है, और सर्विस के लिए सेक्शन 13 देखना होता है। ठीक है, सेक्शन 12(1), सेक्शन 12(2), सेक्शन 12(3), सेक्शन 12(4), सेक्शन 12(5) और सेक्शन 12(6), सेक्शन 13(1), सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(3), सेक्शन 13(4), सेक्शन 13(5) और सेक्शन 13(6। ठीक है, तो गुड्स के केस में तो टाइम ऑफ सप्लाई कब निकलेगी, सेक्शन 12 के हिसाब से, और सर्विस के केस में कब निकलेगी, सेक्शन 13 के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले 12 बोलता है अगर गुड्स का मैटर है तो टाइम ऑफ सप्लाई नीचे वाले प्रोविजन के हिसाब से निकाली जाएगी। 13 बोलता है सर्विस का मैटर है तो टाइम ऑफ सप्लाई इन सेक्शनों के हिसाब से निकाली जाएगी। बताओ, आपको पता है जब सप्लायर लायबल होता है तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। बताइए, फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, मतलब जब सप्लायर लायबल होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। कुछ केस में रिवर्स चार्ज लगता है, कुछ 8-9 गुड्स की ऐसे केस है जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है। तो जब रिवर्स चार्ज लगता है तो सप्लाई सब रिसिपेंट लायबल होता है। जब रिसिपेंट लायबल होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, गुड्स के रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। यहां सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज, जब सप्लायर लायबल है तो सर्विस के फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, और यहां सर्विस का क्या, रिवर्स चार्ज, सर्विस का रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। बच्चों, मेन यही सेक्शन होते हैं, गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज और सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज। बाकी बाकी ये जो 3 केस होते हैं ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर यहां पढ़ लो या यहां पढ़ लो,
बिल्कुल एक जैसी बात है। ये कह रहा है अगर सप्लाई वाउचर के थ्रू हुई है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे गुड्स के केस में, और सप्लाई अगर वाउचर के थ्रू हुई है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे सर्विस के केस में। तो वर्ड बाई वर्ड सेम है। अगर ऊपर वाले प्रोविजन के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे तो बच्चों ये रेजिडरी सेक्शन है, और रेजिडरी सेक्शन के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे ये हमको ये सेक्शन बताएंगे। मतलब ऊपर वाले के हिसाब से अगर आप निकाल नहीं पा रहे हो तो कैसे निकालेंगे। और लास्ट कुछ आपको पता है वैसे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जो सप्लाई से संबंधित इंटरेस्ट और पेनल्टी होता है ना उस पे बच्चों क्या लगता है जीएसटी। तो उस केस में जो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के रूप में पैसा मिला उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो गुड्स के केस में क्या होगी और सर्विस के केस में क्या होगी। ये तीनों प्रोविजन एक जैसे हैं। अच्छा, तो जो मेन प्रोविजन है ना बच्चों ये है गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज और गुड्स का रिवर्स चार्ज। ठीक है। अच्छा, तो आइए बच्चों हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज, है ना। ये बोल रहा है कि अब देखो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा इनवॉइस चैप्टर में जाना पड़ेगा। इनवॉइस चैप्टर, इनवॉइस चैप्टर हमको ये बताता है कि एक व्यापारी को इनवॉइस कब काटनी होती है। तो जैसे इनवॉइस सेक्शन में एक सेक्शन है 31, 31(1), 31(2), 31(4), 31(5) और 31(7) और एक आता है 31(6). गुड्स के केस में इनवॉइस कब काटनी होती है ना, और सर्विस के केस में इनवॉइस कब काटनी होती है। क्योंकि बच्चों टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन 31 का रेफरेंस आया है, तो इसलिए आपको सेक्शन 31 की क्या होनी चाहिए नॉलेज। तो जो सेक्शन 31 है वो ये कहता है जो गुड्स का व्यापारी होता है ना, जिस दिन गुड्स रिमूव होंगे, जिस दिन गुड्स रिमूव होंगे उस दिन या उससे पहले इनवॉइस काटेगा। तो 31 क्या बता रहा है, जिस दिन गुड्स रिमूव होंगे उस दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए। तो मान लीजिए आपकी दुकान से 15 जुलाई को गुड्स रिमूव हो रहे हैं, तो 15 जुलाई या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए, है ना। और जहां रिमूवल नहीं हो रहा, रिमूवल नहीं हो रहा, तो जिस दिन आपने डिलीवरी की मतलब मेकिंग अवेलेबल कराया सामने वालों को उस दिन या उससे पहले वो इनवॉइस कट जानी चाहिए। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब रोज बार बार आप सप्लाई कर रहे हो, तो वहां ये उम्मीद नहीं की जाती कि हर ट्रांजेक्शन पे इनवॉइस बार बार कटे। उस केस में आप क्या, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई वाला रोज 2 कैन वाटर के छोड़ जाता है, दूध वाला रोज मिल्क छोड़ जाता है, तो ये जो वाटर सप्लाई है ये मिल्क वाले होते हैं, ये आपको हर महीने के एंड पे एक स्टेटमेंट इशू करते हैं, हमने आपको किस तारीख को कितना कितना मिल्क वाटर गैस सप्लाई की। तो वो स्टेटमेंट जिस दिन इशू हुआ वो दिन या उससे पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया, दोनों में से जो पहले हो ना उस दिन इनवॉइस कट जानी चाहिए। तो सक्सेसिव अकाउंटिंग स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट जो रिसीव हुआ है दोनों में से जो पहले घटना हो जाए इनवॉइस कट जानी चाहिए। ओके, है ना। जब आप गुड्स अप्रूवल पे भेजते हैं तो आपको पता है अप्रूवल पे भेजना सप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर 6 महीने में वो सेल कंफर्म हो जाए जब तो ठीक है, या 6 महीने में वो माल वापस आ जाए जब तो ठीक है। लेकिन 6 महीने में अगर माल वापस नहीं आता तो फिर दिक्कत है। तो लॉ ये बोलता है अगर गुड्स अप्रूवल पे भेजे जाते हैं तो अगर 6 महीने में सप्लाई कंफर्म हो गई तो जिस दिन सप्लाई कंफर्म हुई उस दिन इनवॉइस कट जानी चाहिए। और अगर 6 महीने में सप्लाई कंफर्म नहीं हुई तो जिस दिन गुड्स रिमूव हुए थे उसके 6 महीने के अंदर, 6 खत्म होते ही उसका जो नेक्स्ट डे होगा इनवॉइस कट जानी चाहिए। बताइए गुड्स के केस में इनवॉइस कब कटती है, नॉर्मल केस में रिमूवल के दिन या डिलीवरी के दिन उससे पहले। दूसरा कंटिन्यू सप्लाई के केस में जब वो सक्सेसिव अकाउंटिंग स्टेटमेंट इशू होते हैं वो दिन या उससे पहले। जब गुड्स अप्रूवल पे भेजे जाते हैं तो अगर 6 महीने के अंदर सप्लाई कंफर्म हो गई तो जिस दिन कंफर्म हुई वो दिन, और नहीं हुई तो 6 महीने के बाद जो अगला दिन आएगा उस दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए। अब बात आती है सर्विस की। सर्विस के केस में इनवॉइस कब कट जानी चाहिए,
इसके लिए रूल नंबर 47 बोलता है जिस दिन सर्विस दी उस दिन या उससे पहले, लेकिन बाद में भी कट सकती है। कितनी बाद में? 30 दिन। मतलब सर्विस के केस में आप बाद में भी इनवॉइस इशू कर सकते हो। कब? सर्विस देने के 30 दिन। लेकिन अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, टेलीकॉम कंपनी हो तो 45 दिन। ओके। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब कटनी चाहिए? उस केस में अगर एज पर एग्रीमेंट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सर्टेन है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 5 जुलाई को पेमेंट करना है, तो पेमेंट डेट या उससे पहले कट जाना चाहिए। अगर एग्रीमेंट से पेमेंट डेट पता नहीं है तो वो उस दिन केस में पेमेंट पता नहीं है कब होगा, तो उस केस में जिस दिन पेमेंट हुआ वो दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए। और जहां पेमेंट काम पे ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन काम कंप्लीट होगा तब पैसा ड्यू होता है, तो जिस दिन वो घटना घट गई, वो काम कंप्लीट हो गया, वो दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विस के केस में। तो नॉर्मल केस में तो 30 दिन में, उस दिन ही आने वाले 30 दिन में, 45 दिन में। और जब कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, टेलीफोन का बिल कंटिन्यूस हो रहा है, तो ड्यू डेट पता है तो वो डेट, नहीं पता है तो पेमेंट डेट। अगर जहां पेमेंट काम पे डिपेंड करता है कि काम खत्म हुआ तब मिलेगा पेमेंट, तो जिस दिन वो काम खत्म हुआ वो दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए। और अगर बीच में ही सर्विस ब्रेक हो जाए, मतलब वैसे एग्रीमेंट के हिसाब से तो 10 जुलाई को पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन अगर मान लो बीच में ही काम रुक गया 25 जून को ही, एग्रीमेंट ब्रेक, तो जिस दिन वो ब्रेक हुआ वो दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए। तो आइए बच्चों, हमको सबसे पहले इनवॉइस चैप्टर से पता चला कि एक आदमी को अपनी इनवॉइस कब काटनी चाहिए। अब बताइए, गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज। गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है बच्चों? गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी। अब बताओ इनवॉइस कब कटेगी? इसके अंदर ये है, जिस दिन सप्लायर ने एक्चुअल में इनवॉइस काटी, एक्चुअल में इनवॉइस काटी, ओके, और जिस दिन कटनी चाहिए थी इन सेक्शनों के हिसाब से, जिस दिन कटनी चाहिए थी। अब आपको देखना पड़ेगा हम कौन सी केस में आ रहे हैं, नॉर्मल में, कंटिन्यूस में या अप्रूवल में। तो मान लो आप नॉर्मल में आ रहे हैं, तो एक्चुअल में कब कटनी चाहिए थी, 31 के हिसाब से कब कटनी चाहिए थी। दोनों में से जो अर्ली होगा ना, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा, और इस दिन आप सरकार को पे करने के लिए लायबल होंगे। मान लो वास्ट इनवॉइस कटनी कब चाहिए थी, 15 जुलाई 22 को, आपने काटी कब, 2 अगस्त 22 को। तो बताइए इन दोनों में से अर्लियर क्या है, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई 22 तुम्हारा क्या होगा बच्चों, टाइम ऑफ सप्लाई। और फिर ये जो डेट आई उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको सरकार को जमा कराना है, नहीं तो सेक्शन 51 में आप पे 18% की रेट से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ओके सर। अच्छा बच्चों, तुम्हारा जो सीएमए का मॉड्यूल है उसमें है ना डेट ऑफ रिसिप्ट भी लिखा हुआ है, वो गलत है। आपको गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में दो चीजें देखनी होती है, जिस दिन एक्चुअल में इनवॉइस काटी और जिस दिन 31 के हिसाब से कट जानी चाहिए थी। दोनों में से जो क्या होगा, अर्लियर होगा, दोनों में से जो क्या होगा, अर्लियर होगा, उस दिन माना जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई यहां तक? अरे समझ में आ रहा है? सर। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब बच्चों, ये सारे प्रोविजंस है ना, ये पेमेंट से रिलेटेड है। पहले एक्चुअली हम क्या बोलते थे, पहले लॉ में क्या होता था, जिस दिन इनवॉइस एक्चुअल में काटी, ठीक है, नंबर वन। दूसरा, कटनी चाहिए थी 31 के हिसाब से, और जिस दिन डेट ऑफ रिसिप्ट हुआ। तो डेट ऑफ रिसिप्ट भी हम देखते थे पहले, लेकिन जब आप डेट ऑफ रिसिप्ट देखते ही नहीं है तो ये सारे प्रोविजन डेट ऑफ रिसिप्ट से संबंधित है, तो मतलब के ही नहीं है। तो इसलिए यहां इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये डेट ऑफ रिसिप्ट सर्विस के केस में काम आएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा, बट यहां नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको आज पता चल गया गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में इनवॉइस कब काटनी है। ओके, चले आगे। अब आता है गुड्स का रिवर्स चार्ज। गुड्स के रिवर्स चार्ज में इनवॉइस कब काटनी है? गुड्स के रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि रिसिपेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी। बताइए उस केस में जिस दिन रिसिपेंट को गुड्स रिसीव हुए, सपोज करो रिसिपेंट को गुड्स रिसीव हुए 25 जुलाई 22 को, है ना। अब
रिसिपेंट को जब गुड्स रिसीव हुए तो रिसिपेंट अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, मतलब आपको पेमेंट करेगा, सप्लायर को पेमेंट करेगा। तो जिस दिन रिसिपेंट ने अपनी किताबों में पेमेंट एंट्री बुक की, पेमेंट एंट्री बुक की, तो बताइए वो उसने बुक की सपोज करो 2 अगस्त को। फिर पहले आप बुक एंट्री करोगे, आपने मुझे चेक दिया, फिर मेरे पास चेक आया, फिर मैं उस चेक को बैंक में जमा कराऊंगा। तो जिस दिन तो आपके खाते से डेबिट होगा ना, मेरे हाथ में क्रेडिट होगा। तो जिस दिन रिसिपेंट के खाते में पैसा डेबिट हुआ बैंक में, मान लो आपने सप्लायर को चेक काटा था 2 अगस्त को, किताबों में एंट्री की थी 2 अगस्त को, आपके खाते से पैसा कब डेबिट हुआ? 1 सितंबर 22 को, 1 सितंबर 22 को। तो बताइए क्या हो गया? जिस दिन रिसिपेंट को गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन रिसिपेंट ने अपनी किताबों में पेमेंट की एंट्री की, जिस दिन रिसिपेंट के बैंक से पैसा डेबिट हुआ, और लास्ट जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू की थी उसका 31वां दिन। जैसे सप्लायर ने मान लो 1 अक्टूबर को इनवॉइस इशू की थी, तो 1 अक्टूबर के बाद 31वां दिन क्या होता है? 31 अक्टूबर तक 30 दिन खत्म होंगे, 1 नवंबर आ जाएगा, 1 नवंबर। इन चारों में से जो अर्ली होगी ना वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। बताइए रिसिपेंट जब रिवर्स चार्ज लगता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? जिस दिन रिसिपेंट को गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन रिसिपेंट की बुक्स में पेमेंट एंटर हुआ, पेमेंट करेगा ना वो, जिस दिन रिसिपेंट के बैंक से पेमेंट डेबिट हुआ, और जिस दिन सप्लाई ने इनवॉइस इश्यू की थी उसका 31वां दिन। चारों में से जो अर्लियर होगा ना बच्चों, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो बच्चों बताओ, मैंने 12(1) बोलता है गुड्स का, गुड्स के केस में फॉलोइंग प्रोविजन के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? जिस दिन इनवॉइस काटी, जिस दिन कटनी चाहिए थी। गुड्स के रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन रिसिपेंट के खातों में पेमेंट डेबिट हुआ, जिस दिन रिसिपेंट ने बुक्स में पेमेंट एंटर किया, और इनवॉइस काटने का 31 दिन। चारों में से जो क्या हो अर्लियर हो। अच्छा, एक होता है बच्चों अगर सप्लाई थ्रू वाउचर हो रही है, वाउचर। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, तो आप उसके लिए कोई गिफ्ट आइटम लेके आते हैं और फिर उसको देते हैं। तो वो क्या बोलता है? आपने वास्ते में 2,000 रुपये खर्च किए, लेकिन जैसे ही आप उसको गिफ्ट देते हैं और आप अपने घर चले जाते हैं, बताओ वो क्या बोलता होगा? जरूर इसने घर से निकाला होगा। तो आपके तो 2,000 रुपये लग गए, लेकिन आपके गिफ्ट की उसने ऐसी की तैसी कर दी। बोलिए। तो आजकल क्या होता है कि जैसे मेरे को गिफ्ट देना है तुमको, तो मैं मान लो शॉपर स्टॉप जाऊंगा, शॉपर स्टॉप को 2,000 रुपये जमा कराऊंगा, और शॉपर स्टॉप मुझे एक वाउचर दे देगा, वाउचर। ठीक है। अब इस वाउचर का मतलब है मैंने शॉपर स्टॉप को पैसा दे दिया, अब मैं वो वाउचर मेरे दोस्त को लिफाफे में दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ मेरा दोस्त उस वाउचर को शॉपर स्टॉप में ले जाकर कोई भी आइटम खरीद सकता है। यही होता है, इसको बोलते हैं सप्लाई थ्रू वाउचर। अब यहाँ पे अब सप्लायर कौन हुआ? ऑफ कोर्स शॉपर स्टॉप। अब ये नहीं पता ना वो क्या लेके जाएगा। अगर ये पता है कि वाउचर से वो ये प्रोडक्ट लेके जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं पता कि क्या लेके जाएगा तो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी की रेट होती है। तो अगर वाउचर इश्यू करते समय पता है कि वो क्या लेके जाएगा, तो फिर जिस दिन वाउचर इश्यू हुआ वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी शॉपर स्टॉप के लिए। लेकिन पता ही नहीं है क्या लेके जाएगा, तो जिस दिन वाउचर रिडीम हुआ वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ओके। तो अगर सप्लाई वाउचर के थ्रू होती है तो बच्चों यहाँ क्या नियम है? अगर पता है कि वो क्या लेकर जाएगा, तो जिस दिन वाउचर इश्यू हुआ मतलब सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, और पता नहीं है तो जिस दिन वाउचर रिडीम हुआ। अच्छा सर, ये भी हो गया। अब 12(5) बच्चों, मान लो ऊपर वाले प्रोविजन के हिसाब से आप निकाल ही नहीं पा रहे हो। ये कब होगा निकाल नहीं पा रहे हो? मतलब जो सप्लायर है बच्चों वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं रखता। मन मर्जी हो तो इनवॉइस काटता है, मन मर्जी हो तो रिकॉर्ड रखता है, जो मर्जी हो लिख लेता है, मतलब काम सिस्टमेटिक नहीं है। तो उस केस में जब उसकी कभी छापा पड़ेगा, सर्वे हुआ, इंक्वायरी हुई, सर्वे सर्च हुआ, तो उस केस के अंदर दो बातें होगी। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसने जिस दिन रिटर्न भरा वो टाइम ऑफ सप्लाई मान है। तो बताओ जब ऊपर वाले सेक्शन के हिसाब से हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे क्योंकि डेटा ही नहीं है,
प्रॉपर डेटा ही नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति रजिस्टर्ड था तो जिस दिन उसने रिटर्न भरा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और अगर वो रजिस्टर नहीं था तो सरकार उसको बोलेगी बेटा तूने चोरी की है, अब तू जमा करा, पेमेंट जमा करा। तो जिस दिन वो पेमेंट जमा कराएगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो रेजिडुअल केस समझ में आ गया बच्चों आपको? हाँ जी सर। अब बच्चों आपने इनवॉइस इशू की 10,000 रुपए की, ठीक है। अब आपने बात करी थी कि 5 महीने में अगर पेमेंट नहीं आएगा तो मैं तेरे पे इंटरेस्ट लगाऊंगा या पेनल्टी लगाऊंगा। तो बच्चों आपको थोड़ी पता था कि वो 5 महीने पहले पेमेंट करेगा नहीं करेगा। तो अभी तो आपने क्या कर दिया, 10,000 के ऊपर ही टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के जीएसटी पे कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी के बारे में पता ही नहीं है। और ये तो एक ऐसी चीज होती है पता नहीं मिले भी या नहीं मिले, क्योंकि जो इंटरेस्ट और पेनल्टी देगा वो रिसिपेंट आना का नहीं करेगा, आज नहीं नहीं माफ कर दो माफ कर दो, तो श्योर नहीं है। तो इसलिए लॉ में लिखा हुआ है जिस दिन ये पैसा मिला, मिल जाएगा नहीं मिला, जिस दिन ये रिसीव हुआ वो दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो बोलो बच्चों क्या आपको गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आ गई क्या? गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई बोलिए। यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको ये समरी यहां बना रखी है गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखो गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में जिस दिन इनवॉइस काटी और जिस दिन कटनी चाहिए, गुड्स का रिवर्स चार्ज ये आ गया, सप्लाई थ्रू वाउचर ये आ गया, अगर ऊपर वाले के हिसाब से निकाल नहीं पा रहे तो रेजिडुअल केस ये आ गया, और इधर आ गया हमारा अदर वाला। अब सर्विस का रिवर्स चार्ज। अब सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसके लिए आपको सेक्शन 13 देखना पड़ेगा। सेक्शन 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5) और 13(6। इस चैप्टर में क्या खास बात है, जो 12(4) है वो 13(4) है, जो 12(5) है वो 13(5) है। मतलब ये तो बिल्कुल सेम है, सेम। तो इनको तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको देखना है गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी और गुड्स के रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। ठीक है, सॉरी सर्विस के केस में। तो सबसे पहले ये, अगर कोई आदमी इनवॉइस टाइमली काटता है, सर्विस के केस में टाइमली क्या होती है, 30 दिन या 45 दिन। तो अगर आप इनवॉइस टाइमली काटते हो तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुई और डेट और रिसिप्ट दोनों में से जो अर्लियर है ना वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो अगर देखो हम बता रहे हैं सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज, सर्विस के फॉरवर्ड चार्ज में कौन लायबल होता है, अगर सप्लायर ने इनवॉइस टाइमली इश्यू की, टाइम कहां से, वही सेक्शन 31, 30 दिन 45 दिन। अगर टाइमली इश्यू की तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुई और डेट ऑफ रिसिप्ट दोनों में से जो क्या हो, अर्लियर, है ना। और अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं की तो जिस दिन सर्विस रेंडर की थी और डेट ऑफ रिसिप्ट दोनों में से जो क्या हो, अर्लियर। बहुत सिंपल। तो बताइए सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। अगर इनवॉइस टाइमली इशू करते हो सेक्शन 31 में, इनवॉइस इशू डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अगर टाइमली इशू नहीं करते हो तो सर्विस रेंडर डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब ये डेट ऑफ रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे पेमेंट से मतलब है, डेट ऑफ रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जिस दिन अच्छा सप्लायर को पैसा मिलेगा या सप्लायर देगा, सप्लायर को पैसा मिलेगा या देगा, देगा या लेगा, मिलेगा मिलेगा। तो जिस दिन सप्लायर ने अपनी बुक्स में पेमेंट रिसीव की एंट्री की, जिस दिन सप्लायर ने अपनी बुक्स में पेमेंट रिसीव की एंट्री की या जिस दिन उसके खाते में पेमेंट क्रेडिट हुआ, दोनों में से जो अर्लियर होगा उसको डेट ऑफ रिसीव बोलेंगे। तो पहले आपको डेट ऑफ रिसीव निकालनी है। तो डेट ऑफ रिसीव क्या होती है बच्चों, क्या होती है डेट ऑफ रिसीव, जिस दिन, डेफिनेशन देखो डेट ऑफ रिसीव की, जिस दिन आपने अपनी बुक्स में पेमेंट रिसीव रिकॉर्ड किया और जिस दिन आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ उसको बोलेंगे डेट ऑफ रिसीव। तो जल्दी से बताइए मैंने क्या बोला, सर्विस के केस में क्या बताया, इनवॉइस इशू डेट और डेट ऑफ रिसीव। अब डेट ऑफ रिसीव कैसे निकलती है, जिस दिन रिसिपेंट को पैसा रिसीव हुआ, है ना, बैंक में, जिस दिन उन्होंने किताबों में एंट्री की, दोनों में से जो अर्लियर है। तो पहले यहां से ये निकल के आएगा और फिर विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस इशू नहीं करते टाइमली तो सर्विस रेंडर डेट और डेट ऑफ रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ओके, अच्छा अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, अगर एडवांस
₹1000 से ज्यादा का दिया है। तो देखो बच्चों, हमने सर्विस दी कब? 2 जुलाई को, और हमारे पास पैसा आया 10 दिसंबर को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? 2 जुलाई। हमने इनवॉइस इशू की 2 जुलाई को, पैसा आया 1 मई को। तो बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? 1 मई 22, अर्लियर, जो अर्लियर हुआ 1 मई 22। ओके सर, 1 मई 22। अब लेकिन लॉ ये बोलता है, अगर आपके पास एडवांस ₹1000 से ज्यादा का नहीं आया, तो फिर जिस दिन इनवॉइस इशू की वही क्या होगी बच्चों? टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर देखो, गुड्स के केस में तो डेट ऑफ रिसिप्ट देखते ही नहीं है। सर्विस के केस में बताओ क्या बताया मैंने? अगर वैसे तो हम बोलते हैं इनवॉइस इशू डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन अगर आपके पास क्या आया? एडवांस आया। क्या है बच्चों? एडवांस। तो उस केस में एडवांस ₹1000 से ज्यादा का नहीं है, तो हम डेट ऑफ इशू इनवॉइस ही बोलेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स के रिवर्स चार्ज में क्या होगा? अब आपको पता है रिवर्स चार्ज कब लगता है। इसके अंदर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट। एक चैप्टर है रिवर्स चार्ज कब कब लगता है। तो रिवर्स चार्ज के 23 केस है, पर आपको पता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे भी रिवर्स चार्ज लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आपने थर्ड पार्टी से किया है या एसोसिएट से किया है तो नियम अलग है, और बाकी ये वाले केस, इनमें नियम क्या है बताओ? रिवर्स चार्ज में केस में क्या होगा? इनवॉइस इशू, देखो रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, और या इनवॉइस इशू करने का 61वां दिन। अब रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा? रिसिपेंट। तो जिस दिन रिसिपेंट ने पेमेंट किया, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? रिसिपेंट ने अपनी बुक्स में एंटर किया और उसके खाते से डेबिट हुआ। तो डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस इशू करने का 61वां दिन, दोनों में से जो क्या है? अर्लियर है। बताओ वो टाइम ऑफ सप्लाई होती है। तो बताइए, जब आरसीएम लगता है तो रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज लाइबल क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर इनवॉइस इशू होने के 61वां दिन में पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर हम क्या बोलेंगे? 61वां दिन। तो बताओ फॉर्मूला क्या है? डेट ऑफ पेमेंट और 61वां दिन, विच एवर इज अर्लियर। और व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट मींस? जिस दिन रिसिपेंट के ने पेमेंट अपनी किताबों में बुक किया या उसके खाते से पेमेंट डेबिट हुआ। अच्छा, लेकिन बच्चों अगर आपने इंपोर्ट किया एसोसिएट से, तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला अलग है। अगर आपने इंपोर्ट किया है एसोसिएट से, तो उसकी रिवर्स चार्ज लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? जिस दिन। अब उसकी टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है? अलग है, और वो फॉर्मूला क्या है? ये रहा, डेट ऑफ पेमेंट और जिस दिन आपने अपनी किताबों में एंट्री की, रिसिपेंट ने एंट्री की। यहाँ 61वां दिन का चक्कर नहीं है। तो बताइए दोनों में से जो अर्लियर हो। तो बच्चों एक बार सर सर्विस के केस में वापस बता दो। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या क्या बताया? 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 5 और 6। गुड्स के केस में ये सेक्शन लगेंगे, सर्विस के केस में ये सेक्शन लगेंगे। बताओ गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज। गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज इनवॉइस इश्यू की 31 के हिसाब से, और वास्तव में कब की? अर्लियर। गुड्स का रिवर्स चार्ज, रिसिपेंट को गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन रिसिपेंट की बुक्स में पेमेंट एंटर हुआ, खाते से पैसा डेबिट हुआ, और इनवॉइस इशू करने का 31वां दिन, विच एवर इज अर्लियर। सप्लाई थ्रू वाउचर, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन इशू हुआ, नहीं पता तो उस दिन रिडीम हुआ। रेजुअल केस, रजिस्टर हो तो रिटर्न भरा, रजिस्टर नहीं हो तो डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, और अदर रिसीव, जिस दिन इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी रिसीव हुआ। सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज, इनवॉइस टाइमली काटते हो तो इनवॉइस डेट और डेट ऑफ रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ रिसीव का मतलब जिस दिन पैसा रिसीव हुआ, जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ, दोनों में से अर्लियर हो, है ना। अगर इनवॉइस टाइमली नहीं काटते हो तो सर्विस एंडर डेट और डेट ऑफ रिसीव। इनवॉइस टाइमली काटते हो तो इनवॉइस डेट, नहीं काटते तो सर्विस डेट, बाकी दोनों में डेट ऑफ रिसीव कॉमन है। अच्छा, गुड्स का सर्विस का रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर इनवॉइस इश्यू करने के 61वें दिन तक पेमेंट नहीं किया तो 61वां दिन। तो फॉर्मूला क्या हुआ? दोनों में से जो अर्लियर है। तीसरा, अगर, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर इंपोर्ट और सर्विस रिवर्स चार्ज है, इंपोर्ट और सर्विस है, एसोसिएट से है,
बताइए फिर क्या होगा, जिस दिन बुक्स में एंटर हुआ और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और सर्विस थ्रू वाउचर, रेजिडुअल केस और पेमेंट। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका क्या होता है, खत्म होता है। अच्छा, अब मुझे एक बताओ, रेट चेंज, एक सेक्शन 14 आता है, कौन सा, रेट चेंज का, रेट चेंज। अब ये रेट चेंज का क्या चक्कर है, जैसे बच्चों तीन चीजें होती है, तीन, एक आपने सर्विस रेंडर की, एक आपने इनवॉइस इशू की, और एक होता है डेट ऑफ रिसीव, है ना। मान लो ये हमने की 15 जुलाई 21 को, इनवॉइस इशू की 16 अगस्त 21 को, और जिस दिन पैसा आया वो आया 15/11/21 को। ओके, यहाँ पे जीएसटी की रेट 18% थी, यहाँ पे 18% थी, और यहाँ पे 18% थी, तब तो सेक्शन 14 लगेगा ही नहीं, क्योंकि रेट चेंज हुई नहीं। लेकिन मान लो यहाँ 18 थी, यहाँ 18 थी, यहाँ 12 थी, या यहाँ 18 थी, यहाँ 12 थी, और यहाँ 12 थी, बोलो बच्चों, कुछ भी हो सकता। तो उस केस में अब कौन सी रेट लगाए, कौन सी रेट लगाए, तो जब इन तीनों घटनाओं में अगर रेट अलग है तो टाइम ऑफ सप्लाई और रेट सेक्शन 14 के हिसाब से बताया जाएगा। और सेक्शन 14 क्या बोलता है, आपको क्या देखना है, पहले सर्विस दी, पहले सर्विस दी एंड बाद में रेट चेंज हुई, बाद में रेट चेंज हुई। अब सपोज करो मैं बोलता हूं कि रेट चेंज हुई है 1 अगस्त 21 को, बताओ पहले सर्विस दी, बाद में रेट चेंज हुई, बोलो हुआ नहीं हुआ बच्चों, बोलो। यस सर। तो उस केस में बताओ आंसर क्या होगा, इनवॉइस इशू डेट और और डेट डेट ऑफ ऑफ पेमेंट रिसीप्ट, पेमेंट नहीं रिसिप्ट विच एवरेज अर्ली। अर्लियर। तो अगर रेट चेंज का मामला है तो आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, पहले सर्विस दी और बाद में रेट चेंज हुई, तो पहले सर्विस दी और बाद में रेट चेंज हुई, दोनों में से जो अर्ली है। ओके सर, है ना। लेकिन उल्टा हो गया, उल्टा मतलब, है ना, रेट चेंज पहले हुई एंड बाद में सर्विस दी, रेट चेंज पहले हुई और बाद में क्या दी, सर्विस दी, है ना। तो रेट चेंज पहले हुई और बाद में सर्विस दी। तो बच्चों यहाँ पे दो केस बनते हैं, दो केस, केस ए और केस बी। अब जैसे मान लो मैं ये बोलता हूं कि जैसे मान लो 1 अगस्त 21 को, जैसे मैं बोलता हूं 1 मई 21 को इनवॉइस इश्यू हुई, 2 जून 21 को, है ना, 2 जून 21 को डेट ऑफ रिसिप्ट है, फिर 2 1 अगस्त 21 को रेट क्या हुई, चेंज हुई, और सर्विस कब दी, 15 अगस्त 21। बताओ ये सिचुएशन क्या है, पहले रेट चेंज हुई और फिर सर्विस दी, बोलो बच्चों। तो इस केस में अगर ऐसा हुआ, रेट चेंज पहले हुई और बाद में सर्विस दी, तो यहां पे ये है कि अगर इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट दोनों पहले हो चुकी थी, तब तो हम बोलेंगे क्या, अर्लियर। और अगर एक इन दोनों में से बाद में हुई तो फिर हम क्या बोलेंगे, इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट विच whichever is later. विच एवरेज लेटर। तो बताइए बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, देखो जब भी रेट चेंज का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पहले सर्विस दी और बाद में रेट चेंज हुई। दूसरा केस क्या है, रेट चेंज पहले हुई और बाद में सर्विस दी, तो इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो क्या है, इनवॉइस इशू डेट और डेट ऑफ रिसीप्ट अर्लियर। लेकिन अगर रेट चेंज पहले हुई और बाद में सर्विस रेंडर की, बाद में सर्विस रेंडर की, तो इस केस में क्या होगा,
अगर ये दोनों पहले हो चुके हैं, इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीव, तब तो आंसर अर्लियर होगा, और इन दोनों में से एक बाद में हुआ है, तो बताओ फिर आंसर क्या होगा? लेटर होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? डेट ऑफ रिसीव का मतलब क्या सर। होता है? जिस दिन बुक्स में एंटर हुआ पेमेंट और बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ रिसीव में लॉ की डेफिनेशन क्या है? जिस दिन बुक में रिसीव एंटर हुआ पेमेंट और जिस दिन सप्लायर के बैंक में क्रेडिट हुआ। लेकिन ध्यान रखना, अगर रेट चेंज होने के 3 वर्किंग डे में बैंक में नहीं आया ना, 3 वर्किंग डे में बैंक में अगर पैसा नहीं आया ना, तो जिस दिन पेमेंट बैंक में रिसीव हुआ ना, वो डेट ऑफ रिसीव होगी। बताओ डेट ऑफ रिसीव की डेफिनेशन क्या है लॉ में? कि जिस दिन बुक्स में क्या हुआ, पेमेंट क्या हुआ, एंटर हुआ, और जिस दिन बैंक में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। बैंक में क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। दोनों में से जो क्या है? अर्लियर। लेकिन मान लो रेट चेंज हुई 1 अगस्त 21 को, इसके चेंज होने के 3 वर्किंग डे में अगर बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ ना पैसा, तो बताओ अर्लियर नहीं बोलेंगे। बैंक में जो क्रेडिट डेट होगी ना, बताओ वो डेट ऑफ रिसिप्ट होती है। वो क्या होती है? डेट ऑफ रिसिप्ट। और फिर डेट ऑफ रिसीव यहाँ आएगी, और फिर यहाँ से डिसाइड होगा कि आपका आंसर क्या होगा। इस तरह से बच्चों मैंने आपसे कौन कौन से सेक्शन डिस्कस कर लिए? सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। जो मैंने आपको बुक दी है, आप उसके क्वेश्चंस को क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद फिर आगे मूव कीजिए। और वहां पे आपके कोई भी डाउट्स है, सर। आप मेरे से एक बार पूछिए।